हे, हेलो, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। Which function of management includes motivation and supervision? कौन सा function of management ये दो function include करता है, ये दो activities? तो management function की बात करें तो सबसे पहला आता है planning, जहाँ पे planning की जाती है कि क्या करना है और वो करना कैसे है। ठीक है, मतलब जो फ्यूचर है, जो प्रिडिक्शन है, उसको ब्रिज करने की काम की जाती है कि रास्ता बनाना है। वहां जाना जरूर है, बट उस रास्ते को भी प्रिपेयर करना है कि वहां जाना किस रास्ते से है, शॉर्टकट, लॉन्ग कट, व्हाट्सोएवर। तो पहला होता है प्लानिंग। जब प्लान कर लिया, अब ऑर्गेनाइज करना है कि किस गाड़ी में बैठ के जाना है, कैसी व्हीकल में जाना है, कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करना है, पैदल जाना है, उड़ के जाना है, जाना कैसे है। दैट मीन्स इट्स अबाउट ऑर्गेनाइजिंग। जब ऑर्गेनाइज हो जाता है, उसके बाद हमें स्टाफिंग करनी पड़ती है, लोगों को हायर करना पड़ता है कि जाएगा कौन। किसी को भी तो नहीं भेज सकते हर जगह। ठीक है, एक ऐसा इंसान चुनना पड़ता है, एक ऐसा पर्सन जो स्किल्स हैं जिसके जो स्किल्स है, एजुकेशन, एक्सपीरियंस है, वो उस काम के लिए उस डेजिग्नेशन पे मैच करे, यानी कि स्टाफिंग। स्टाफिंग करने के बाद आता है डायरेक्टिंग। अब उसको डायरेक्शन देना है कि काम करना कैसे है। अब काम करने के लिए जब डायरेक्शन देंगे, तो सुपरविजन तो करना ही है, साथ में उसको मोटिवेट भी करते रहना है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4, डायरेक्टिंग इज द करेक्ट आंसर। कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग ये कहता है कि जो आपने फ्यूचर का प्लान बनाया है और जो प्रेजेंट आपका सीन चल रहा है, दोनों मैच कर रहा है या दोनों में कोई डिफरेंसेस है। अगर डिफरेंसेस है तो उसको मीट करना है, अगर मैच कर रहा है देन इट्स वेल एंड गुड। तो कंट्रोलिंग का काम क्या होता है, जो प्लान आपने बनाया है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, इस चीज को चेक करना। वेर एज डायरेक्टिंग जो है वो कंटिन्यूअसली मोटिवेट करता है, गाइड करता है, सुपरवाइज करता है और काम को आगे बढ़ाने का काम करता है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फंड बेस्ड लेंडिंग फैसिलिटी? मतलब जिसमें लेंड तो हो रहा है, मतलब बैंक पैसा दे रहा है, इंस्टीट्यूशन पैसा दे रहा है, बट पैसा नहीं दे रहा है, पैसे की जगह पे गारंटी दे रहा है, कोई डॉक्यूमेंट दे रहा है, कुछ गारंटी दे रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट दे रहा है। तो टर्म लोन, आपने कोई निश्चित समय के लिए लोन ले लिया है, दैट मीन्स पैसा है यहाँ पे। ओवरड्राफ्ट, ये भी पैसा है। कैश क्रेडिट, सीसी लिमिट कहते हैं, ये भी है। लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? एक लेटर है, एक कागज का टुकड़ा है, एक लेटर है जो गारंटी करता है, बैंक इशू करता है इसे। ये होता है एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जब काम होता है उसमें ये होता है। जो एक्सपोर्टर होता है वो सामान बेच रहा होता है, और जो इम्पोर्टर है वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाता है अपने बैंक से। ठीक है, वो जाता है एक्सपोर्टर के पास, तो एक्सपोर्टर ये सोच के शांत रहता है, सेटिस्फाइड रहता है कि हाँ मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है। जिस दिन मेरा सामान वहां पहुंच जाएगा, इंपोर्टर वहां से कंफर्मेशन दे देगा, मैं यहाँ से जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो प्रेजेंट कर दूंगा, मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा। मतलब पूरा ट्रांजेक्शन जो हुआ वो किसके बेसिस पे हुआ? लेटर ऑफ क्रेडिट के बेसिस पे हो गया। 33(1). The proportion of debt in the overall capital of an organization is also called as proportion, यानी रेशियो। रेशियो किसका? डेप्ट, इक्विटी, या इक्विटी ना बोल के इसको ओनर भी बोल सकते हैं। दो टाइप के फंड होते हैं कंपनी में। एक होता है डेप्ट यानी बोरोड फंड, बोरोड फंड में हमारे डिबेंचर्स भी आएंगे, हमारा बैंक लोन भी आएगा। ठीक है, और दूसरा होता है ओनर्स फंड। ओनर्स फंड में शेयर होल्डर, शेयर होल्डर में कौन सा शेयर होल्डर? इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, दो तरीके से हम कैपिटल रेज कर सकते हैं इन अ कंपनी। ठीक है, एक होता है डेप्ट यानी बोरोड फंड, दूसरा होता है इक्विटी या प्रेफरेंस दैट इज ओनर्स फंड। ठीक है, इनके बीच में जो रेशियो की बात करता है कि कहाँ से कितना लेना है, क्योंकि दोनों ही फोकट में नहीं आते। देखो, दोनों को इशू करने में खर्चे लगते हैं, बस डिफरेंसेस ये होता है कि जो डिबेंचर होता है वो एक फिक्स्ड रेट लेके जाता है, से फॉर 10%। पर वहीं पे जो इक्विटी वाला होता है वो फिक्स रेट नहीं देता। अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो वो ज्यादा कमाएगा, कम प्रॉफिट हुआ तो कम कमाएगा, नहीं हुआ तो नहीं कमाएगा। अब आपकी कंपनी किस टाइप की है ये डिपेंड करता है। अगर आपकी कंपनी बहुत बढ़िया है, बूम प्रॉफिट कमा रही है, तो ऐसे को कहाँ जाना चाहिए? बोरोड में जाना चाहिए, ताकि आपका जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो सेव हो, रिटेन अर्निंग, रिजर्व बने, जिसको आप फ्यूचर यूज कर लो।
है ना, जिससे क्या होगा, आपकी बाहर से लायबिलिटी कम होती जाएगी। तो डिपेंड करता है रेशियो कि कंपनी को किधर जाना चाहिए। और ये बात करता है फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज इसी टर्म को एक्सप्लेन करता है कि कंपनी को ज़्यादा बोरोड फंड लेना है या कंपनी को ज़्यादा ओनर्स फंड लेना है, किस रेशियो में लेना है। और ये डिपेंड करता है कंपनी के परफॉर्मेंस पे कि कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है। कंपनी खर्चे उठा सकती है, कंपनी अगर कम प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो फिर ओनर्स फंड बेहतर है भाई उसके लिए। क्यों? क्योंकि जितना होगा जो बचेगा वही बटेगा। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन इट। Question number 34. Administration is mainly concerned with. Administration क्या करता है ना कंपनी? पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसियों को एग्जीक्यूट करने का काम है, कंट्रोलिंग, पॉलिसी मेकिंग, मोटिवेटिंग। तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो बेसिकली काम होता है, इट्स रिलेटेड टू मोर ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने का। क्योंकि एडमिन है, एडमिन डिपार्टमेंट है। एडमिन डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक डिपार्टमेंट होता है टॉप लेवल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह लीजिए, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वो जो टॉप लेवल वाला होता है उनका काम होता है पॉलिसी बनाने का, उनका काम होता है पॉलिसी बनाने का। और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। से फॉर हमारे जितने भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सारे टॉप लेवल है, जितने भी नेता हैं ये लोग रूल्स बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव्स जो हैं, जैसे पुलिस वाले हो गए, ये हो गए, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो सब सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यही काम करते हैं। जो भी नेताओं ने, जो टॉप लेवल के लोग हैं, वो जो पॉलिसीज बनाते हैं उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। साथ में कुछ कंट्रोलिंग बॉडीज भी होती है जो कंट्रोलिंग का काम करती है, बट मेनली हियर एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। Which of the following is the oldest form of public sector enterprise? Statutory corporation, departmental form, गवर्नमेंट कंपनी और अ सेमी गवर्नमेंट कंपनी। तो सेमी गवर्नमेंट कंपनी का ट्रेंड तो अभी आया है, एलपीजी के बाद हम बोलना चाहिए। उसके पहले तो गवर्नमेंट के पास ही सब कुछ था, गवर्नमेंट ने चीज़ों को कहाँ लिबरल किया था, है ना, सब उनके हाथ में थे। ओके, स्टेट्यूटरी भी वैसा ही सीन है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डिपार्टमेंटल। अगर थोड़ा सा दिमाग पे स्ट्रेस करें तो अर्लियर क्या होता था हमारे देश में, जो भी कंपनी है उसको सिर्फ डिपार्टमेंट बना दिया जाता था। टेकिंग एग्जाम्पल रेलवे, रेलवे एक क्या है, पूरा पूरा मंत्रालय, कंप्लीट डिपार्टमेंट है जो पूरा रेलवे का काम देख रहे हैं। 36. The principle of management which says there should be one head and one plan. कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है हेनरी फ्योल का जो ये कहता है वन हेड वन प्लान? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो हाँ, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इस बात को एक्सप्लेन करता है कि एक हेड है और एक उसका प्लान होना चाहिए जो उस चीज को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसके सबऑर्डिनेट, उसकी टीम इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी कहता है कि अगर आप किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसको कुछ अथॉरिटी भी देनी पड़ती है। जैसे जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल, अगर क्लास में हम किसी बच्चे को मॉनिटर बनाते हैं, तुम्हें हमने जिम्मेदारी दी है कि क्लास में लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए। तो साथ में हम उसको क्या करते हैं, कुछ अथॉरिटी भी देते हैं। जो ज़्यादा शोर करेगा उसको खड़े करा देना, या जो ज़्यादा शोर करेगा तुम उसको हमारे पास, मतलब तुम बिना परमिशन के क्लासरूम के बाहर वॉक कर लेना। ठीक है, तो हम उसे क्या दे रहे हैं, कुछ अथॉरिटी, पावर भी देते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैचिंग अथॉरिटी जानी चाहिए। मार्क माय वर्ड्स, मैचिंग, ज़्यादा ना कम। अगर आप कम अथॉरिटी देंगे तो उसके हाथ बंधे हैं, अगर आप ज़्यादा देंगे तो उसके हाथ खुले हैं, वो मनमानी करेगा। ठीक है, और मैचिंग रहेगा तो क्या रहेगा, जो अकाउंटेबिलिटी है वो सही होगी। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दे रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ पावर दे रहे हैं, और इसी के साथ ऑटोमेटिकली कौन आ जाता है, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। अगला प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन ये कहता है कि हर पावर को सेंट्रलाइज करके रखो। हर पावर को सेंट्रलाइज, यानी जैसे कि डिसीजन मेकिंग पावर है इन अ फैमिली, वो किसके पास है, मदर एंड फादर के पास है, बच्चों के पास नहीं है। पॉलिसी मेकिंग पावर किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है हमारी। ठीक है, कितने प्रोटेस्ट हुए, चेंजेस हो सकते हैं क्या, रेयरली देयर आर अपडेशंस। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, इसी में सीरीज में हमने चेक किया था कि यूनिटी ऑफ कमांड को क्वेश्चन में पूछा था कि सिमिलर टू मिलिट्री
मिलिट्री से रिजेंबल करता है, तो हाँ ये वाला रिजेंबल करता है। और क्यों करता है? क्योंकि ये कहता है एक हेड होगा जिसको उसको सबऑर्डिनेट उसको रिपोर्ट करेगा। जैसे इसमें होता है बटालियंस होते हैं, तो उसका एक हेड होता है जिसके ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, तो वो उसी की जवाबदेही पे होते हैं। Moving to the next one, 37. The philosophy that consider customer satisfaction as the key to success. कौन सी philosophy कहती है कि customer satisfaction is the key to success? Customer पे focus करो, things apart. Customer क्या मांगता है वैसा काम करो। ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो कस्टमाइज करते हैं, है ना, अपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं। अब वो एक्सपेंसिव भी होते हैं। ओके, द फर्स्ट वन, सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट नाम से कह रहा है बेचो, नाम से कह रहा है बेचो। तो यहाँ पे अग्रेसिव सेलिंग होती है। अग्रेसिव यानी सिर्फ बेचो। कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो होता है यहाँ पे बहुत कम रहता है, यहाँ पे बहुत कम रहता है। जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल, हमारे यहाँ जो सेल्समैन आते हैं वो हमें कितना कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि ये आपके कितने काम की चीज़ है, आप इसे ले लीजिए, आप इसे ले लीजिए। उसके जाने के बाद हमें पता चल जाता है कि हमारे कितने काम की थी, बट वो कोशिश तो कर रहा है ना हमें ये बताने के लिए कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन, आपको ये चीज़ लेके मज़ा आएगा, आप यूज़ करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत लो रहता है। इनका जो फोकस होता है इस पे बहुत लो रहता है, उसका जो परसेंटेज होता है। मार्केटिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे ध्यान देना। दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। मार्केटिंग फोकसेस ऑन मोर एंड मोर ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कि मार्केट को कैप्चर करो, पब्लिक को कैप्चर करो, अपने कस्टमर पे फोकस करो। प्रोडक्ट कंसेप्ट कहता है कोई खरीदे या ना खरीदे, क्वालिटी ऐसे रखो कि जो छुएगा, जो उस चीज़ को की कीमत जानेगा वो दे के जाएगा। जैसे जितने भी एक्सपेंसिव आर्टिकल्स होते हैं, टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ आईफोन, ठीक है, तो आजकल तो ट्रेंड पे हो चुका है, बट जो जनरली कॉन्सेप्ट है उसका, कॉन्सेप्ट ये है कि जो एक्सपेंसिव चीज़ें होती है, ठीक है, उसकी क्वालिटी उतनी होती है, तो जिनकी अफोर्डेबिलिटी होगी, जिनकी एबिलिटी होगी कि वो उस चीज़ को खरीद सके, यूज़ कर सके, वो उसको क्या करेंगे, परचेस करेंगे। तो यहाँ पे क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि क्वालिटी एकदम टॉप क्लास होनी चाहिए। मोबाइल फ़ोन तो ओप्पो और वीवो का भी आता है, माइक्रोमैक्स का भी आता था, जो कि बहुत फ्लॉप हो गया था माइक्रोमैक्स, ठीक है, बट स्टिल आईफोन अपना क्वालिटी मेंटेन करता है, सैमसंग अपना क्वालिटी मेंटेन करता है। प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो। क्वालिटी पे ज़्यादा अटेंशन नहीं है, बट ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाओ। ज़्यादा बनाओगे ज़्यादा बेचोगे, ज़्यादा बेचोगे ज़्यादा कमाओगे। देखो दो कंसेप्ट चलते हैं। एक कहता है कि ज़्यादा बेचो, ज़्यादा बेचोगे तो क्या होगा, पर यूनिट आपका ज़्यादा आएगा। ठीक है, टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ खान सर, ज़्यादा बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वेयर एज जो दूसरे कोचिंग में अगर आप कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे सीन ये है कि कम बच्चे हैं बट क्वालिटी हाई हो जाएगी, प्राइस हाई हो जाएगा। तो ऐसे ही दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। 38, अ प्राइवेट कंपनी मस्ट रिस्ट्रिक्ट द राइट टू, प्राइवेट कंपनी को क्या मना है, ट्रांसफर शेयर्स, बिल्कुल हाँ, ये मना है प्राइवेट कंपनी को। ट्रांसफर शेयर, जैसे कि मैं हमारे रिलेटिव है, अगर उनका कोई प्राइवेट कंपनी है, हम आके शेयर होल्डर है, क्यों, क्योंकि लिमिटेड लोगों को इशू कर सकते हैं, डायरेक्ट पब्लिक को इशू नहीं कर सकते। अब मुझे कुछ शेयर्स इशू हो चुके हैं तो मैं किसी को भी कभी भी शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती, शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे क्या है, यहाँ पे प्रतिबंध लगा हुआ है। इशू शेयर्स, तो हाँ ये इशू कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे तो इशू किया ही है ना, पब्लिक को इशू नहीं कर सकते, मुझे इशू करेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को इशू करेंगे, जो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना के रखे उनको इशू करेंगे। बाय शेयर्स, बिल्कुल दूसरे के शेयर्स खरीद सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। हम एसेट्स अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करके शो तो करते हैं ना कि हाँ हमने फलाना फलाना जगह पे क्या करके रखा है, इन्वेस्टमेंट्स की हैं, सिक्योरिटीज परचेज की हैं। होल्ड शेयर, अब बाय करेंगे तो होल्ड भी करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अपने बाय बैक भी कर सकते हैं, वो मुझसे ही अपना शेयर वापस से खरीद भी सकते हैं। तो क्या नहीं कर सकते हैं, दैट इज ट्रांसफर शेयर्स, ये काम नहीं कर सकता है प्राइवेट कंपनी। विच इज नॉट अ कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का कॉज नहीं है, ये चेक करना है। लैक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लैक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश का विकास ही नहीं हो रहा है, जीडीपी बढ़ ही नहीं रही है। जीडीपी क्या है, पर कैपिटा इनकम, एक आदमी कितना कमाता है, ये पता लगाने की कोशिश की जाती है। इसमें एक एवरेज बेसिस पे होता है, जो कि उतने सही डाटा नहीं होते हैं,
एक एस्टिमेटेड डाटा होता है इतनी बड़े देश को पढ़ने का, कि हाँ अंदाजन इतना इतना सीन होगा। अगर किसी कंपनी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो है तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी होगी? नहीं होगी। अगर डेवलपमेंट स्लो है, पर कैपिटा इनकम कम आ रही है, इसका मतलब ये है कि लोग कमा ही नहीं रहे हैं। लोग कमा ही नहीं रहे हैं। अंबानी जी ज़्यादा कमा रहे हैं, बट जब ये कैलकुलेशन होता है तब उनका कमाई भी बढ़ जाता है। तब ये समझ में नहीं आता कि इतने सेक्शन देश का ये सेक्शन ज़्यादा कमा रहा है, देश का ये सेक्शन कम, और इतना तो बिल्कुल भी नहीं कमा रहा है या टाइम पास कर रहा है। ये पता लगाना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जो जीडीपी के हेल्प से हम एक एवरेज, एक एस्टिमेटेड डाटा निकालते हैं। अगर किसी भी देश का, कंपनी कहती हूँ मैं भी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सही नहीं जा रहा है, इट मीन्स वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि अगर ज़्यादा कमाएंगे तो देश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप दिखेगा, जैसे हमारा रुपया गिरता जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? लैक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, तो ये भी अनएम्प्लॉयमेंट के कारण है। पॉपुलेशन बढ़ेगी, रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो सामान के दाम बढ़ेंगे। सामान के दाम क्यों बढ़ेंगे? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, है ना। रिसोर्सेज आर स्केयर टू मीन्स कम है, लिमिटेड है। अब अचानक से आबादी बढ़ जाएगी तो ज़मीन तो नहीं बढ़ जाएगी ना, कि चलो आबादी बढ़ तो ज़मीन बढ़ जाएगी, ज़्यादा खेती कर लेना। नहीं, ज़मीन उतनी ही है, पानी उतना ही है, रिसोर्सेज क्या है हमारे? स्केयर है, लिमिटेड है। स्केयर के साथ साथ लिमिटेड भी है। तो अब ऐसे केस में क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है? लोगों को जॉब से निकाला जाएगा। जब जब इन्फ्लेशन आता है, लोगों की जॉब जाती है, तो पहले तो अनएम्प्लॉयड थे, अभी और अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। सफिशिएंट रेट ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो सफिशिएंट है, मतलब सही चल रहा है। तो सही चल रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होगा? अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होगा? नहीं होगा। और जो नहीं होगा वही यहाँ पे चाहिए, नॉट अ कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। स्लो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट स्लो हो रहा है इंडस्ट्रीज का। इंडस्ट्रीज को तो बैकबोन कहा जाता है ना देश का, जो सेकेंडरी सेक्टर है। जितना ज़्यादा आप प्रोड्यूस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतना अच्छा आउटपुट आएगा। कैपिटल, एग्रीकल्चर तो है ही, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल सप्लायर है, बट जो गेम चेंजर्स होते हैं वो इंडस्ट्री होती है। अगर आप देखेंगे किसी भी कंट्री, जो भी कैपिटलिस्ट कंट्रीज है, वहाँ पे ना मशीन बेस्ड चीज़ें हैं। अमेरिका, वहाँ पे मशीन बेस्ड है। आज भी हम कपड़े हाथ से धो रहे हैं, आज भी हम बर्तन हाथ से धो रहे हैं। और अगर आप इन्वेंशन देखेंगे तो हमारे पैदा होने के पहले से ही कपड़े और बर्तन की मशीनें आ चुकी है। बट आज भी इंडिया में वो सबके पास नहीं है, घरों घर में नहीं है, बट उस कंट्री में सबके घर पे है। उनके किचन में वो प्रॉपर सेट किया हुआ है, ओवन सेट रहता है। हमारे यहाँ ओवन खरीदने के लिए सोचना पड़ता है। तो ये क्या है? वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। वो ज़्यादा किस पे ध्यान देती है? मशीनों पे ध्यान देती है। वहाँ पे मशीनों का ज़्यादा यूज़ है, यानी इंडस्ट्री से कनेक्शन है, प्रोडक्शन हो रहा है ना मशीनों का। वेयर इंडिया क्या है? आज भी लेबर इंटेंसिव है। हम क्या कर रहे हैं? हर काम को खुद अपने हाथों से कर रहे हैं। Last question. Which one of the following is not a method of privatization as per New Economic Reform 1991? इनमें से कौन सा जो आइटम है वो प्राइवेटाइजेशन का मेथड नहीं है? तो पहला है ट्रेड लिबरलाइजेशन। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या था? LPG था। तो L किसके रिलेटेड है? लिबरल लिखा तो है, लिबरलाइजेशन। ट्रेड को लिबरल कर दिया। जितने भी कोटाज थे, रिस्ट्रिक्शंस थे, ट्रेड बैरियर्स थे, जितने भी टैरिफ लगे हुए थे, उसको कम किया, लिबरलाइज किया। ऐसा किया कि हाँ, हमारी इकोनॉमी को दूसरों के लिए खोल दिया। हमारी इकोनॉमी को दूसरों के लिए खोल दिया कि हाँ, अब हम भी क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे। पहले इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, एक्सपोर्ट तो कर रहे थे। एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा रहा था और इंपोर्ट को रोका जा रहा था, ताकि आउटफ्लो ऑफ कैश ना हो। आउटफ्लो ऑफ कैश ना हो बट इनफ्लो होते रहे। तो हम एक्सपोर्ट पे ध्यान दे रहे थे, इंपोर्ट नहीं कर रहे थे, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थी। उन चीज़ों को क्या किया गया? लिबरलाइज किया गया। लिबरलाइजेशन सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे नहीं था, और भी टर्म्स पे था, जैसे लाइसेंसिंग पे भी था। ठीक है, तो ट्रेड लिबरलाइजेशन, और यहाँ बात किसकी हो रही है? प्राइवेटाइजेशन की। तो ये तो नहीं है उसका। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSUs, बेच दो। डिसइन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्ट किया था उसको डिसमिस कर दिया, यानी उसको बेच दिया, प्राइवेट हाथों में छोड़ दिया। आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज,
ये भी प्राइवेट कर दिया ना, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक को क्या किया, सेल कर दिया, तो कहाँ चला गया, प्राइवेट में चला गया। विड्रॉ ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ PSUs, तो यहाँ पे क्या हो गया, गवर्नमेंट हट गई। गवर्नमेंट जहाँ पे रहती है वहां पे क्या होता है, कंट्रोल होता है, पब्लिक, सरकारी है ना, मतलब प्रजातंत्र, ठीक है। जहाँ पे गवर्नमेंट हट गई वो क्या हो गया, प्राइवेटाइज हो गया। सो ये बाकी के तीनों तो प्राइवेटाइजेशन के मेथड है। जो नहीं है दैट इज ट्रेड लिबरलाइजेशन, ये लिबरलाइजेशन का आइटम है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी शैल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।